Reincarnation of cold-blooded queen in novel episode 9। प्राची, राशि और रुचिका भी उस लड़की की खूबसूरती देखकर दंग थे। वही नॉर्मल ऑडियंस जिनकी आंखें वीवीआईपी एरिया में थी, वो भी दूर से नियति की खूबसूरती को देखकर हैरान थे। वही नियति स्नैक्स खा लिया, फिर से मास्क पहन लिया। वहीं अब जब जय ने चारों ओर देखा तो सबको नियति की तरफ देखता पाकर वो समझ गया कि उसे अपनी बहन की मास्क उतारनी नहीं चाहिए थी। उसकी बहन की खूबसूरती की वजह से कहीं सब उसके पीछे ही ना पड़ जाए, ये सोचकर उसने जल्दी से सबको गुस्से से घूर कर देखा। अब आगे पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस कुछ लोग जो कॉमन एरिया में बैठे हुए थे, वही लोग ने थोड़ा नजरें इधर उधर किया। पर स्वाभिमान और अगम तो अभी भी नियति को अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे थे, जैसे उन लोगों ने आज पहली बार ही लड़की देखा हो। यश और संजीत ने नियति पर से अपनी नजरें फेर लिया था। उन्हें भी सच में उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अगम खुशी से अपनी गाल पर हाथ रख के बोला, हाय, जितना मैंने सोचा था मेरी गर्लफ्रेंड तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। स्वाभिमान भी बोला, हाँ, अब तो मैं उससे नंबर जरूर मांग कर रहूंगा। फिर अगम को देखकर गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी भाभी है, अभी उसे भाभी बोल। पर अगम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुंह बनाकर बोला, अभी तक क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है? नहीं ना, तो फिर वो तुम्हारी कैसे हो गई? क्या पता वो मुझे पसंद करे, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। अभी तक तो हम दोनों ने कम्पीट भी नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों पीछे हट जाऊं? वो हम दोनों में से किसी को भी चुने, हमें सेक्रीफाइस करना ही होगा। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान ने गुस्से से दांत पीस लिया। वही संजीत और यश अपने दोनों पागल भाई को देख रहे थे, जो मूर्खों की सरदारों की तरह बात कर रहे थे। दोनों ने सिर हिला दिया। तभी प्राची बोली, ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? क्या पता उसकी पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड हो। आए वो जो उस लड़की के साथ बैठा है, वो कितने प्यार से उसकी हाथ को पकड़ कर ला रहा था, और अभी उसे अपने हाथों से चिप्स भी तो खिला रहा था। और वैसे भी वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, और इतनी खूबसूरत लड़की की पहले क्यों बॉयफ्रेंड नहीं होगा, जो वो आप दोनों को चांस देगी। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान और अगम ने जय को घूरते हुए देखा, और दोनों ने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया। अगम बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड किसी और की हो चुकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? स्वाभिमान भी बोला, हाँ, हो सकता है वो उसका भाई हो। मैं भी तो तुम्हें कितने प्यार से ट्रीट करता हूँ, सभी भाई ऐसे ही अपनी बहन को प्यार से ट्रीट करते हैं। पर दिल ही दिल में जय को देखकर दोनों को डर लग रहा था, क्योंकि जय बहुत हैंडसम था, वो यश और संजीत को टक्कर दे सकता था। दोनों ने जय को गुस्से से घूर कर देखा, ये लड़का उनकी गर्लफ्रेंड की भाई हो तो ही अच्छा है। तभी जय को भी महसूस हुआ कि कोई उसे घूर कर देख रहा है, तो उसने इधर उधर नजर घुमाया तो उसकी नजर स्वाभिमान और अगम पर गया, जो उसे गुस्से से घूर रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो तो इन दोनों लड़कों को जानता ही नहीं था। तभी स्वाभिमान और अगम ने दोनों उसे देखकर एक पोलाइट स्माइल किया। जय तो और भी कंफ्यूज हो गया, ये दोनों जोकर हैं कौन, जो अभी पहले तो उसे देखकर गुस्से से घूर रहे थे, और अब उसे देखकर इतनी जेन्युइन स्माइल कर रहे हैं। जय को ये दोनों ही पागल खाने से भागे हुए मेंटल पेशेंट लग रहे थे। जय ने उनसे अपनी नजरें फेर लिया। उसने नियति को देखा जो अपनी फोन में बिजी हो गई थी। वहीं स्वाभिमान और अगम ने भी स्टेज की तरफ देखा। दोनों ने गहरी सांस लिया। जब उन दोनों ने देखा कि जय उन्हें देख रहा है, तो उन्होंने अपनी होंठों पर स्माइल चिपका दिया। क्या पता सच में ये लड़का उनकी होने वाली गर्लफ्रेंड का भाई हो। कहीं गुस्से में देखने से वो बाद में उनकी रिलेशन में नाराज भाई का रोल न प्ले करने लग जाए, और अगर ये भाई नहीं हुआ तो वो अपनी स्माइल वापस ले लेंगे। आखिर उनकी स्माइल बहुत महंगी होती, वो ऐसे कैसे फ्री में किसी के सामने स्माइल कर सकते थे। वहीं उन दोनों की हरकतों से तीनों लड़कियां हंसने लगी। राशि हंसते हुए बोली, दोनों किसी जोकर की तरह ही काम कर रहे हो। क्या तुम दोनों ने अभी देखा नहीं कि कैसे वो लड़का तुम दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे तुम दोनों कोई पागल हो? राशि की बातों से रुचिका और प्राची भी सहमत थे। क्या पता वो हमें इसलिए देख रहा हो क्योंकि हम बहुत हैंडसम हैं, अगम बोला। तभी स्वाभिमान भी बोला, हाँ, हो सकता है वो हम दोनों में से किसी को अपनी बहन से इंट्रोड्यूस भी करवा दे। तभी यश थोड़े कठोर लहजे में बोला,
बस करो तुम दोनों। यहाँ कॉन्सर्ट एंजॉय करने आए थे, कॉन्सर्ट वहाँ हो रही है, उस लड़की के मुंह पर नहीं। यश की डांटने की वजह से दोनों ने स्टेज की तरफ आंखें घुमा लिया। तभी स्वाभिमान बोला, पर भाई वो सब इस लड़की की तरह खूबसूरत नहीं है ना। उसकी बात सुनकर संजीत ने उसे घूर कर देखा। उसे और यश दोनों को ही इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन लोगों की जिद करने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा, और ये लोग कॉन्सर्ट देखने की बजाय लड़की को देखने में बिजी हो गए हैं। थोड़ी देर में कपल सेगमेंट शुरू हो गया था। बहुत सारे कपल्स स्टेज पर जा रहे थे। रुचिका ने संजीत को देखा। उसके भी संजीत के साथ डांस फ्लोर पर जाने का मन था, पर वो जानती थी संजीत उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। ऊपर से डांस के बाद लड़के को घुटनों के बल बैठकर लड़की को प्रपोज करना होता है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिंग दिया जाता है। पर संजीत उसे ऐसे प्रपोज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। उसने सुना था कि संजीत को पहले से ही एक लड़की पसंद है, पर उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा था, ना ही किसी और ने कभी उस लड़की को देखा था। इसलिए सबको लगता था कि घर में शादी की प्रेशर से बचने के लिए संजीत ने झूठ कहा होगा। ऐसे भी दोनों के बीच अभी प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ रुचिका की तरफ से वन साइड वाला लव था, और शायद हमेशा के लिए उसका प्यार वन साइड ही रहने वाला था। पर प्राची और राशि को रुचिका की प्यार के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। फिर राशि रुचिका से बोली, रुचि दी, आप संजीत भाई के साथ डांस करने के लिए क्यों नहीं जाती हो? तभी प्राची भी संजीत की हाथ पकड़कर बोली, संजीत भाई आप भी जाइए ना रुचिका दी के साथ डांस करने। दोनों संजीत और रुचिका को स्टेज पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। लास्ट को उन दोनों ने भी हार मान लिया और संजीत ने रुचिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रुचिका दिल ही दिल में बहुत खुश और एक्साइटेड थी। उसने अपने कांपते हाथ को संजीत की हाथ पर रख दिया। संजीत ने उसकी हाथ की सीवा को महसूस किया, तो उसने उसकी हाथ को अच्छे से थाम लिया और बोला, रिलैक्स, बस डांस ही तो करना है। अगर तुम्हें इतने लोगों के सामने डांस नहीं करना तो हम नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली संजीत को लगा कि रुचिका को शायद इतने लोगों के सामने डांस करने से शर्म आ रहा है या डर लग रहा है, क्योंकि जितना उसे पता था रुचिका बहुत रिजर्व और शाय नेचर की लड़की थी। पर उसे क्या पता था कि पहली बार संजीत की हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने की खुशी और नर्वसनेस की वजह से रुचिका की ये हालत थी। रुचिका ने संजीत को अकवर्ड होकर देखा। वो कैसे बताए कि वो नर्वस है, पर संजीत उसे बच्चे की तरह संभाल रहा था, जिस वजह से वो खुश भी थी। दोनों वहां से स्टेज पर चले गए। अभी तक और भी कपल्स ने स्टेज में बाकी सबको ज्वाइन कर लिया था। निक और उसकी बैंड इस वक्त अपनी ट्रैक से अलग एक रोमांटिक सॉन्ग गा रहे थे। उस सॉन्ग के साथ सभी कपल्स डांस स्टेप कर रहे थे। संजीत ने रुचिका की एक हाथ को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखा हुआ था। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। संजीत ने रुचिका को स्टेप करने के साथ अपने और भी करीब कर लिया। वही रुचिका तो संजीत की आंखों में ही खो गई थी, पर संजीत का रुचिका पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो चाहता था कि ये सॉन्ग जल्दी खत्म हो जाए। कुछ देर बाद सॉन्ग खत्म हो गया। होस्ट ने जल्दी से सबको अनाउंस किया कि अब प्रपोजल राउंड शुरू होने वाला था। वही संजीत के हाथ में भी एक स्टाफ ने आकर एक रिंग जार बॉक्स पकड़ा दिया। संजीत को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे इस प्रपोजल सेगमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी निक अपने हाथ में माइक लिए बोला, हेलो एवरीवन, अब आप सब प्लीज अपने पार्टनर्स को रिंग पहना कर प्रपोज कीजिए। आप में से कुछ लक्की कपल्स को एक टोकन के जरिए कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है। सब निक की बात सुनकर एक्साइटेड हो गए, खास करके कपल्स, और सब निक और बाकी सबके लिए हूटिंग करने लगे। ये सेगमेंट लगभग सबका फेवरेट था। सब अपनी पार्टनर के सामने घुटनों पर बैठ गए। वही संजीत गुस्से में वहां खड़ा था। वो ये बकवास बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि संजीत की दिल में ऑलरेडी कोई लड़की थी। वो कभी भी उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। उसने रुचिका की हाथ को पकड़ा और उसे लेकर वहां से वीवीआईपी एरिया की तरफ बढ़ गया। एक पल के लिए कुछ लोगों की नज़र उन पर गया, पर ज्यादा नहीं देखा किसी ने, क्योंकि तभी लाइट थोड़ी डिम हो गई थी रोमांटिक माहौल बनाने के लिए। वही रुचिका संजीत के साथ खींची चली जा रही थी। इस वक्त उसकी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर संजीत को इस पर कोई ध्यान नहीं था। संजीत ने कोने में जाकर उसकी हाथ को झटके में छोड़ दिया और बोला,
ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तभी उसकी नज़र रुचिका की आंखों पर गया, जो आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। संजीत ने देखा तो उसकी हाथ में भी उसकी उंगलियों की मार्क था। ये देखकर अब संजीत को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। सॉरी, उसने इतना ही कहा था कि उसकी फोन रिंग करने लगा। जैसे ही उसने फोन देखा, उस पर किसी लड़की की नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल को काट दिया और पीछे मुड़ा, पर वहां तो रुचिका नहीं थी। रुचिका वहां से रोते हुए वीवीआईपी लॉन्च के वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। वो रोते हुए जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। उसने सामने देखा तो एक लड़की थी। उसने पहचान लिया कि ये वही खूबसूरत लड़की थी जिसे अगम और स्वाभिमान गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे पड़े हुए थे। रुचिका एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और इमोशनल लड़की थी। वो बचपन से अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं पाती थी। जब से उसकी मोम डैड की मौत हुई थी, भले ही उसके मामा मामी उसे प्यार करते थे, फिर भी वो सबके साथ खुल नहीं पाती थी। पर आज नियति को देखकर पता नहीं क्यों उसे एक सिक्योरिटी महसूस हुआ। उसने कुछ नहीं सोचा और नियति के गले लगी। वही नियति तो हैरान थी। उसने भी इस लड़की को एंट्रेंस के पास देखा था, पर वो इस लड़की को जानती नहीं थी। फिर भी लड़की का उसके गले लगना उसे थोड़ा अजीब लगा। तभी नियति को अपनी कंधे पर गिला महसूस हुआ, तो वो समझ गई कि ये उस लड़की की आंसू हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने रुचिका की सिर पर हाथ रख दिया और उसे सहलाते हुए बोली, रिलैक्स, आप रो क्यों रही हो। उसने आज तक ऐसे किसी को चुप नहीं कराया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो इस लड़की को कैसे चुप कराए। नियति की सिर सहलाने से रुचिका धीरे धीरे शांत हो गई। तभी नियति की नज़र रुचिका की लेफ्ट हैंड पर पड़ी, जहां पर किसी की उंगलियों का छाप था और थोड़ी खरोच भी, जो शायद संजीत की खींचने की वजह से लग गया था। नियति की आंखें कोल्ड हो गए। उसकी जगह पर कोई किसी के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है। खास करके उसे पसंद नहीं था कि किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो। क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? मैं गार्ड्स को बुलाऊं यहाँ? नियति सवाल कर रही थी। रुचिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर रुचिका अपने होश में आए और बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने नियति को इस वक्त पास से देखा। नियति को देखकर उसकी फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। नियति सच हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी वो ब्लू आंखें, होंठों के नीचे का काला तिल ही उसे सबसे अलग दिखाने के लिए काफी था। रुचिका एक लड़की थी, पर आज तक उसने भी कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा था। इस वक्त नियति ने मास्क नहीं पहना था। रुचिका ने नियति की गाल को किसी छोटे बच्चे की तरह टच करते हुए बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई छोटी बेबी हो। उसकी बात सुनकर नियति को होंठों पर स्माइल आ गई। वो देख सकती थी ये लड़की बहुत साफ दिल की और भोली भाली है। उसने लड़कियों को उसे देखकर जलते हुए देखा था, पर रुचिका इस वक्त सच में उसकी तारीफ कर रही थी। और नियति रुचिका की आंखों में सच्चाई देख सकती थी। तुम कोई बाबी डॉल हो क्या? अगर मैं लड़का होती तो मैं जरूर शादी करने तक तुम्हारी पीछा करती। उसकी बचकानी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, आप भी बहुत खूबसूरत हो। नियति को ये लड़की बहुत पसंद आ रही थी, जो किसी से जलने की बदले उसकी तारीफ कर रही थी। और नियति को रुचिका काफी क्यूट लग रही थी। रुचिका देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। अगर देखा जाए तो रुचिका किसी मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी वो हिरनी जैसी आंखें मासूमियत से भरी थी और बिना मेकअप के भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं नियति की बात सुनकर रुचिका थोड़ी सैड हो गई और बोली, शायद मैं उन्हें खूबसूरत नहीं लगती, या शायद मैंने बहुत देर कर दिया। रुचिका संजीत के बारे में सोचकर मायूस हो गई। फिर आपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए बोली, अरे मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। हाय, मैं रुचिका। रुचिका ने नियति की हाथ को खुशी से पकड़ लिया। वही नियति देख सकती थी कि शायद किसी ने इस लड़की को हर्ट किया है, या फिर जिसे वो पसंद करती है वो इस लड़की को पसंद नहीं करता है। फिर भी ये लड़की कितनी आसानी से खुश हो गई। नियति छोटी सी स्माइल लिए बोली, मेरा नाम नियति है। वाह, तुम हंसते हुए और भी प्यारी लगती हो, हमेशा हंसती रहा करो। रुचिका उसकी खूबसूरत स्माइल को देखते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ संजीत इस वक्त बहुत परेशान हो गया था। कॉन्सर्ट खत्म होने को था। वो भी वीवीआईपी एरिया में सबके पास आ गया था, पर यहाँ आकर उसने रुचिका को कहीं नहीं देखा, जिस वजह से वो परेशान हो गया। उसे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था।
वो किसी और से प्यार करता था तो कैसे सबके सामने रुचिका को रिंग पहनाता? क्या ये एक धोखे की तरह नहीं होता अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? इसलिए अपना गुस्सा उसने कब रुचिका पर निकाल दिया उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा रुचिका को पता है इस रिंग प्रपोजल सेगमेंट के बारे में, फिर भी ये लड़की वहां उसे बिना बताए गई। इसलिए वो रुचिका को वहां से घसीट कर ले आया, जिस वजह से रुचिका की हाथ में दर्द हो रहा होगा। और तो और उसने उसकी हाथ पर खरोचों के निशान भी देखा था। वो रुचिका से माफी मांगना चाहता था, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, जिस वजह से उसने रुचिका को इग्नोर कर दिया। भाई आप ले गए थे ना रुचिका को, फिर आपको कैसे नहीं पता कि रुचिका कहाँ है? प्राची थोड़े परेशान होकर बोली, उसे रुचिका को अपने भाई के साथ जाने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था शायद। बाकी सब रुचिका को ढूंढ लेते, पर रुचिका डांस करने के लिए अपनी फोन राशि को देकर गई थी, इसलिए वो रुचिका को फोन करके भी नहीं पूछ सकते थे कि वो कहाँ है। यश ने संजीत को गंभीर भाव से देखा और बोला, संजीत क्या हुआ था, सच सच बताओ। तुम दोनों डांस के बाद जब लाइट डिम हुआ तुम दोनों प्रपोजल सेगमेंट में नहीं थे, तो फिर रुचिका कहाँ चली गई? उसे भी तो तुम्हारे साथ वापस आना चाहिए था ना। यश रुचिका को राशि की तरह ही प्यार करता था। वो रुचिका की केयर करता था क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल थी। और अब वो कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता, इसलिए यश थोड़ा ज्यादा परेशान थी। तभी दूसरी तरफ से अगम भागते हुए आकर बोला, भाई मुझे लगता है हमें यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। तभी स्वाभिमान भी वहां आकर बोला, हाँ भाई अब तो कॉन्सर्ट भी खत्म हो गया, पता नहीं अगर रुचिका को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। अगम और मैंने बाहर और दूसरे नॉर्मल रो में भी देख लिया है, पर वो हमें नहीं मिली है अभी तक। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, वैसे भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, प्राची भी बोली। संजीत को ये सब अपनी गलती लग रहा था। अगर वो रुचिका को ऐसे खींच कर नहीं लाता तो रुचिका कहीं नहीं जाती। आज यहाँ हजारों फैंस आए थे, उनमें से कई सारे रिच फैमिली के बिग गर्ल लड़के भी थे, जिस वजह से सबको और भी ज्यादा रुचिका के लिए डर लग रहा था कि कहीं रुचिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी जय जो वहां से उठकर जाने वाला था, उसे नियति की कॉल आया। वो भी अभी तक नियति को वापस ना आते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। उसने जल्दी से नियति की कॉल को रिसीव किया और बोला, लिटिल सिस्टर कहाँ हो तुम? फिर नियति ने कुछ कहा तो जय को नजर यश और संजीत और बाकी सब पर गया, तो उसका मुंह सिकोड़ गया, उन्हें क्यों साथ ले जाना है? जय ने फिर फोन रख दिया और संजीत और बाकी सब की तरफ बढ़ गया जो बाहर निकल रहे थे। ओए हेलो मिस्टर, जय ने यश को पुकारा जो साइड में चल रहा था। जय का मुंह बन गया था, उसकी बहन ने क्यों इन लोगों को वीवीआईपी लॉन्च में ले जाने को बोला उसे समझ नहीं आ रहा था। और ये रुचिका कौन है और उसकी बहन के साथ क्या कर रही है? यश, संजीत और बाकी सब जो बहुत परेशान थे और बाहर जा रहे थे। जय के बुलाने से वो रुक गए। वहीं अगम और स्वाभिमान जय को चमकती हुई आंखों से देखने लगे। सबने जय को पहचान लिया था। क्या ये वही लड़का नहीं है जो उस खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था? वहीं जय ने जब देखा कि अगम और स्वाभिमान उसे स्माइल लिए देख रहे हैं, उसने दांत पीस लिया और बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं उसकी बात सुनकर स्वाभिमान और अगम का भी मुंह बन गया। अगम बोला, तुम्हें किसने कहा कि हम तुम में इंटरेस्टेड हैं? हम भी स्ट्रेट हैं। और नहीं तो क्या, अपनी सोच तो थोड़ा लगाम दो। स्वाभिमान भी उसे घूरते हुए बोला, ये लड़का उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? वो तो इसलिए जय को खुश होकर देख रहे थे क्योंकि जय उस लड़की की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता था। जय ने मुंह बना लिया और बोला, कोई रुचिका नाम की लड़की है, इस वीवीआईपी लॉन्च में है, उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को वहां बुलाया है। पर तुम तो यहाँ 6 लोग हो भी उनकी दोस्त है, आप वहां चले जाओ, नहीं तो आप सब अगर साथ ही तो चले जाओ। इतना कहकर जय वहां से आगे चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर सब परेशान फिर थोड़ा रिलैक्स भी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को कैसे पता चला कि रुचिका वहां है, और तो और रुचिका ने इस लड़के को क्यों उन्हें बुलाने के लिए कहा। ये सोचते हुए वो सब भी जय के पीछे पीछे चले गए, जो इस वक्त बहुत स्पीड से चल रहा था, जैसे उसे किसी मैराथन में भागने जाना है। सब उसके पीछे पीछे चले गए और सब वीवीआईपी लॉन्च में पहुंच गए। आज पहली बार वो इस वीवीआईपी एरिया में आए थे, क्योंकि कॉन्सर्ट में यहाँ आने को किसी को अलाउड नहीं था। सब अंदर एक बड़े से रूम में चले गए तो सबकी नज़र सोफे पर पड़ा।
जहां रुचिका बैठी हुई थी और एक खूबसूरत लड़की उसकी हाथ पर एंटीसेप्टिक लगा रही थी। उस लड़की को देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं नियति थी जिसे उन लोगों ने पहले देखा था। वहीं अगम और स्वाभिमान की फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई। ये लड़की उनकी क्रश जो थी, वो इस लड़की को परी की तरह देख रहे थे। जैसे ही वो बढ़ रहे थे, सबने देखा वो लड़का जो अभी उन्हें एटीट्यूड दिखाकर बात कर रहा था, वो जाकर सीधा उस खूबसूरत लड़की के पास बैठ गया और उसकी कंधे पर धीरे से सिर रख के बोला, मुझे भूख लगी है। ये देखकर अगम और स्वाभिमान ने दांत पीस लिया। क्या ये उनकी सपनों की परी का बॉयफ्रेंड है? ये देखकर तो यश को भी पता नहीं क्यों पर अच्छा नहीं लगा। वो पहली बार किसी लड़की के लिए शायद कुछ फील कर रहा था। वहीं रुचिका ने जब सबको देखा तो उसकी होंठों पर मुस्कान आ गई। वो प्राची और राशि को अपने पास बुलाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ। आज हम निक और उसके पूरे बैंड से मिलकर हो जाएंगे। रुचिका की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए, पर राशि और प्राची खुश हो गईं। दोनों निक और उनके पूरे बैंड की फैन जो थे, दोनों जाकर रुचिका के पास बैठ गए। सच में क्या निक और बाकी सब यहाँ आने वाले हैं? उन दोनों की बात सुनकर रुचिका खुशी से बोली, हाँ, मुझे नियति ने कहा है वो आज मुझे उनसे मिलवा देगी। इतना कहकर उसने खुशी से नियति की हाथ को पकड़ लिया। वहीं अब जाकर सबको पता चला कि इस लड़की का नाम नियति है। हाय, कितनी खूबसूरत नाम है नियति। नियति स्वाभिमान साथ में कितना अच्छा लगेगा ना? स्वाभिमान सपने देखते हुए बोला। तो अगम उसे घूरते हुए बोला, बिल्कुल बकवास लग रहा है। अगम और नियति ये सबसे बेस्ट हैं। वही तीनों लड़कियां डे से भूल गई थी कि यहाँ उनके तीनों भाई भी हैं। वो तो अपने आइडल से मिलने की खुशी में पागल हो गई थी और प्राची और राशि नियति की खूबसूरती की तारीफ किए जा रही थी। वही संजीत ने सिर हिला दिया, पर उसे बुरा लगा कि उसकी वजह से रुचिका को चोट लग गई थी। वही नियति देख सकती थी कि ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी और प्यारी थी। नियति ने जय के लिए जल्दी से कुछ खाना मंगवाया। थोड़ी देर में स्टाफ जय के लिए खाना लेकर आ गए। बाकी भी बहुत सारा स्नैक्स था जो सबके खाने के लिए काफी था। वही संजीत, यश तो ये सोच रहे थे कि ये लड़की आखिर है कौन, जो यहाँ स्टाफ को ऑर्डर दे सकती है और सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। अब उन्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो चारों भी वहीं बैठ गए। अगर नियति पुरानी लाइफ की यादों को खंगालती तो जरूर वो संजीत, स्वाभिमान और प्राची को पहचान लेती। सीपा उसने सिर्फ मेन कैरेक्टर पर ध्यान दिया था। उसे लगा अगर वो प्रखर से दूर रहेगी तो सब ठीक रहेगा, इसलिए उसने बाकी कुछ पर ध्यान नहीं दिया। पर प्रखर तो उसके करीब आ गया था और अभी नियति थोड़ा हैरान थी। रुचिका को रोते देख उसने बस उसकी जख्म पर मेडिसिन लगाने उसे ले आई थी, पर वो निक की इतनी बड़ी फैन है जानकर वो उसे निक से मिलाने के लिए यहाँ रोक लिया। उसके बाद रुचिका की दो दोस्त आने थे, पर ये 6 कहाँ से आ गए? वहीं अगम और स्वाभिमान उसे अभी भी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। स्वाभिमान उसे देखते हुए हंसते हुए बोला, मिस नियति आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा। अगम जहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बड़ी सी स्माइल लिए बोला, सच में आप बहुत खूबसूरत और क्यूट हो। वेस क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये कहते हुए अगम और स्वाभिमान की तिरछी नजर जय पर भी जा रही थी, जो आराम से बैठकर खा रहा था और सबको गुस्से से घूर रहा था। वो दोनों सोच रहे थे मिस नियति ना करे ताकि वो दोनों एक फेयर कंपटीशन कर सके। नियति ने आंखें छोटी करके दोनों को देखा। तभी जय बोला, नहीं, मेरी बहन की कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरी बहन को बॉयफ्रेंड चाहिए भी नहीं। वैसे भी मेरी बहन अभी 18 की नहीं हुई है। अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में गलत सोचा तो उसकी हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। जय ने ये सब जानबूझकर अगम और स्वाभिमान को दिखाकर कहा था। वो देख सकता था कि ये दोनों लड़के बार बार उसकी बहन को देख रहे हैं। इतना कहकर उसने एक चिप्स का पीस नियति की तरफ बढ़ा दिया तो नियति ने भी खा लिया। वही ये लड़का मिस नियति का भाई है, ये जानकर तीनों ने राहत की सांस लिया। 2 थे अगम और स्वाभिमान और तीसरा यश था। उसे भी पता नहीं क्यों ये सुनकर अच्छा लगा। वो थोड़े हैरान भी थे कि इतनी कम उम्र की लड़की जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, वो इतना ज्यादा पावर होल्ड करती है। तभी संजीत का फोन फिर से रिंग होने लगा। संजीत ने अपने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा का कॉल देखा। जैसे ही वो कॉल काटने वाला था, स्वाभिमान जो बेशर्म होकर स्नैक्स का प्लेट लेने जा रहा था, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी,
और जय को खाते देख तो उसका भूख और भी बढ़ गया था। पर गलती से उस वजह से स्वाभिमान का हाथ संजीत के फोन पर लग गया और कॉल रिसीव होकर नीचे गिर गया। शायद इस वजह से स्पीकर भी ऑन हो गया था। दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज आई, संजीत बेबी, तुम मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? एक तो तुम कॉन्सर्ट में मुझे लेकर नहीं गए और अब मुझे मना भी नहीं रहे हो, और जब मैं कॉल कर रही हूं तो कॉल भी उठा नहीं रहे हो। वहीं संजीत ने अपने फोन को जल्दी से उठाया और स्पीकर ऑफ कर लिया। अभी तक अमायरा बस बोले ही जा रही थी। संजीत थोड़े नॉर्मल टोन में बोला, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर संजीत ने फोन रख दिया। पर इस कॉल की वजह से रुचिका का मासूम दिल बुरी तरह से टूट चुका था। पहले तो प्राची की बातें सुनकर उसे लगा था सच में संजीत ने मैरिज की बातों को अवॉइड करने के लिए गर्लफ्रेंड की बातें बोला होगा। पर अब उसकी गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गई थी। रुचिका की आंखों में आंसू थे, वहीं प्राची और राशि भी रुचिका को देख रही थी। दोनों ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो कैसे रुचिका की दिल की बात नहीं समझ पाते। सालों से वो सब दोस्त थे। वो समझ पा रहे थे कि इस कॉल की वजह से अब रुचिका बुरी तरह से टूट गई है। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि रुचिका बच्चों से ही संजीत भाई को प्यार करती है, पर लगता है अब बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। रुचिका जो अभी निक और उनकी बैंड से मिलने के लिए काफी खुश थी, अब उसका चेहरा कुछ मुरझा सा गया था। नियति समझ गई कि हो ना हो रुचिका इस लड़के से प्यार करती है। कोई इतनी मासूम और बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये लड़का इसे प्यार ही नहीं करता है। रुचिका इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई भी लड़का मिल सकता है, पर उसके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है खुद की अपीयरेंस को लेकर। नियति ने इतना सोचकर सिर हिला दिया। रुचिका सबके सामने हंसने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दिल में जो दर्द हो रहा था वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी। वहीं संजीत ने भी तभी रुचिका की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू था। सीपा वो बाहर से हंस रही थी। संजीत उसे सॉरी बोलना चाहता था अपनी बिहेवियर के लिए, पर यह सही समय नहीं था। उसे रुचिका की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और निक, एमी, रीटा, एलेक्स और सैम अंदर आए। वो पांचों इस वक्त सेम आउटफिट में थे। वही सबका नजर डे से ही उन पांचों पर गया। रुचिका तो कुछ देर के लिए अपनी दर्द को भूल ही गई और सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। प्राची और राशि का भी उन पांचों को इतने पास देखकर वही हाल था। उन पांचों ने भी बाकी सबको नोटिस किया, पर उन्हें नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं। फिर भी नियति की दोस्त होंगे एक्ट कर उन पांचों ने भी उन सबको देखकर एक जेंटल स्माइल किया। ये देखकर तो तीनों लड़कियां बेहोश होने वाली थी। निक, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। इतना कहकर प्राची पहले निक और बाकी मेंबर्स की तरफ भागी। राशि और रुचिका भी उनके पास चले गए। रुचिका ने जल्दी से एक पेपर और पेन टेबल से उठा लिया और बोला, क्या मुझे आप सबका ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? मुझे कल आपने सारे फ्रेंड्स को बताना है मैं आप सबसे मिली थी। वहीं प्राची और राशि भी बोल पड़े, हमें भी ऑटोग्राफ चाहिए। वहीं रुचिका को निक और एलेक्स के इतने करीब देखकर पता नहीं क्यों पर संजीत तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनमें इतना क्या खास है जो ये इतना पागल हो रही है? फिर उसने सिर हिला दिया। रुचिका कुछ भी करे इससे उसे क्या। वहीं सबने एक एक करके ऑटोग्राफ साइन किया और एमी बोली, अरे ऐसी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? आप सब नियति की दोस्त हैं ना, तो आज से आप सब हमारे भी दोस्त हैं। सच में तीनों लड़कियों के साथ स्वाभिमान और अगम भी खुश हो गए, क्योंकि इस बैंड की दोनों लफकियां भी बहुत फेमस थी। दोनों उठ गए। स्वाभिमान ने जल्दी से अपने हाथ को टी शर्ट में ही पोंछने लगा और जल्दी से सबसे हाथ मिलाने आगे चला गया। उसकी इस हरकत को देखकर संजीत और यश ने सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानते थे कि स्वाभिमान ऐसे ही है, बिल्कुल बेढंग। उसके अंदर बचपन से ही थोड़ा सा भी टेबल मैनर्स नहीं है और ना ही वो कोई हाइजीन फॉलो करता है। उसका जो मन करता है वो ठेले से भी खा लेता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कोई गरीब भाकरी हो। अगर रास्ते में उसे कोई देख लेगा तो सोचेगा कि इसे घर में खाना नहीं मिलता है। स्वाभिमान घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए वो बहुत लापरवाह और फ्री रहता था। उसके मन में जो आया वो वही करता था और जो भी मन करे बोल देता था। उसे सामने वाला क्या सोच रहा है इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके दोनों बड़े भाई ने ले रखा था। इसलिए स्वाभिमान के हिसाब से वो बस जिंदगी को एंजॉय करने लिए ही पैदा हुआ है। वही जय ने अंकुर से कोर लिया और बोला,
छी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अनहाइजेनिक हो। ऑटोग्राफ के बाद उन सबने फोटो लिया। रुचिका को उन सबके इतने पास जाकर फोटो लेता देखकर संजीत की आंखें छोटी हो गई। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे क्यों बुरा लग रहा था ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। फोटो लेने के बाद सब बैठ गए। निक और बाकी सब अलग अलग चेंजिंग रूम में चले गए। वही अब तो सब नियति की असली आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। अगम सिर खुजलाते हुए दांत दिखाकर बोला, मिस नियति, क्या आप निक और बाकी सबकी दोस्त हैं? बाकी सबको भी यही लग रहा था कि नियति निक और बाकी चारों की दोस्त है, इसलिए उसे इतना एक्सेस है यहाँ। पर जय का मुंह बिगड़ गया। वो अपने सेक्स को रखते हुए बोला, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन कोई ऐसी लड़की है जिससे तुम घूरते हुए सवाल पूछ सकते हो? मेरी बहन वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर है, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ निक के दोस्त के बारे में कैसे हो सकती है? इतना कहकर उसने 2 चिप्स पैकेट उठाया और उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, मुझे ये चिप्स चाहिए। ये बहुत टेस्टी है, मैं इसे घर पर कल खाऊंगा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या उसके जय भाई ने जानबूझकर उसकी असली आइडेंटिटी रिवील कर दिया? आगे से वो अपने जय भाई को जहां भी लेकर जाएगी उन्हें पहले चुप रहने के लिए बोलेगी। वही जय ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि अभी अभी उसने जो बॉम्ब सबके ऊपर फोड़ा था, उसकी वजह से सब नियति को ही हैरानी से देख रहे थे। डे से नियति कोई अथबा अजूबा हो, आप सच में वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर हो? स्वाभिमान हकलाते हुए बोला। तभी रुचिका अपनी हैरानी से बाहर आकर बोली, हाँ तो क्या झूठ बोल रहे हैं? भला किसी और के पास इतनी ज्यादा एक्सेस कैसे हो सकता है? सब हैरान थे, यश और संजीत भी, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की पीछे की मास्टरमाइंड है। अफवाह ये था कि वो कंपनी पूरी दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में फैला हुआ है। हर एक बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस उस कंपनी के अंडर साइन करना चाहता है। वो कंपनी ही उनके लिए फर्स्ट चॉइस होती है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उस कंपनी का सीईओ एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है और उसका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है। मतलब ये जो लड़की उनके सामने बैठी थी वो उस कंपनी की मिस्टीरियस ओनर है। अब जाकर उन्हें समझ में आ रहा था कि क्यों नीचे सारे गार्ड्स इस लड़की के सामने इतनी रिस्पेक्टफुली झुककर ग्रिट कर रहे थे। ऑफकोर्स ये लड़की उनकी बॉस थी तो वो तो इसे रिस्पेक्ट करेंगे ही। वो सब इसके आगे कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। तभी चेंजिंग रूम से निक और रीटा बाहर आए। तभी बाकी की चेंजिंग रूम से एमी, एलेक्स और सैम भी बाहर आए। पांचों आकर सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी नियति ने टाइम देखा और बोली, टाइम हो गया है, अभी मुझे जाना है। उसकी बात सुनकर निक, एमी और बाकी सबने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो पांचों भी थक गए थे। उन्हें यहाँ से पास की होटल में जाना था जहाँ उनके लिए नियति ने ऑलरेडी एक फ्लोर खाली कर दिया था। सब बाहर चले गए। रुचिका, प्राची और राशि तीनों नियति के पास चले रहे थे। उन तीनों का ही नियति को छोड़ने का मन नहीं था। तीनों ने उसे नंबर मांगा ताकि वो बाद में मिलने का प्लान बना सके। तीनों को इतनी मायूस देखकर नियति ने उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। वहीं अगम और स्वाभिमान ने भी प्राची की फोन में देखकर अपने फोन में नंबर सेव कर लिया। फिर नियति और जय अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। बाकी सब भी चले गए। यश, राशि, रुचिका और अगम को लेकर चला गया। संजीत भी स्वाभिमान और प्राची को लेकर अपने कार में बैठकर चला गया। थोड़ी देर बाद नियति और जय घर पहुंच गए। अब तक सब सो चुके थे क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। दोनों अपने अपने रूम में गुड नाइट बोलकर सोने चले गए। वही कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं था। रूही और प्राची, इन दोनों की आंखों में नींद की नामो निशान भी नहीं था क्योंकि आज उन दोनों ने कॉन्सर्ट को लाइव देखा था और वहां हर कोई रिच फैमिली से था। एक पल के लिए जब सब नियति को देखने में खो गया थे, तब नियति के फेस को कैमरा ने कवर किया था, भले ही वो बस कुछ सेकंड के लिए था। फिर भी नियति के लिए कमेंट की बाढ़ आ चुकी थी इंटरनेट पर, जिस बारे में शायद नियति को अभी तक नहीं पता। भले ही कोई और नियति को पहचान ना पाए, पर रूही और नेहा दोनों ने नियति को पहचान लिया था। ऊपर से जय की साइड प्रोफाइल भी दिख रही थी और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर नियति की खूबसूरती की चर्चा हो रही थी। कुछ पल के लिए कैमरा ने दूसरे फैंस को भी कैप्चर किया था जो मंत्रमुग्ध होकर नियति को देख रहे थे। इसलिए इस वक्त रूही और नेहा को नियति से हद से ज्यादा जलन हो रही थी। नियति क्यों इतनी खूबसूरत है?
अगर वो वहां जाती तो वो भी इसी तरह सबकी प्रशंसा और सुर्खियां बटोर रही होती और अब तक रिच फैमिली की हाय की नज़रों में आ चुकी होती। रूही और नेहा दोनों ही यही सोच रहे थे, पर सवाल ये था कि क्या वो दोनों नियति जितनी ही खूबसूरत थे। वहीं नियति के रूम में नियति फ्रेश होकर आकर सो गई। थोड़ी देर बाद बालकनी का डोर ओपन हुआ और एक इंसान रूम के अंदर आया। आज भी उस इंसान की चेहरे पर ब्लैक मास्क और हुडी था। ये प्रखर ही था जो आधी रात को भूतों की तरह अपनी लिटिल बनी को देखने के लिए आ गया था। वही नियति जो अभी ठीक से सोई नहीं थी, आधी नींद में थी, उसकी नींद पैरों की आवाज से पूरी तरह से खुल गई। तभी प्रखर नियति की बेड की सिरहाने के पास आया और बैठ गया। उसने नियति की सॉफ्ट चिक्स पर हाथ रखा और उसकी गालों के पास सहलाने लगा। तभी जीती ने एक झटके में उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। आज प्रखर उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा रहा था। नियति बैठ गई, उसने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। अब वो पूरी तरह से श्योर थी कि ये मिस्टर प्रखर रायजादा है। पहले वो बस कंफर्म करना चाहती थी। नियति ने प्रखर के हाथ को झटक दिया और बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ऐसे चोरों की तरह किसी के घर में किसी की रूम में घुसने में आपको शर्म नहीं आती है क्या? नियति की बात सुनकर प्रखर की होंठों पर भी तिरछी स्माइल आ गई। उसने नियति को पीछे से हग कर लिया और उसकी बालों की खुशबू को इन्हें करते हुए गहरी आवाज में बोला, नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से मास्क उतार लिया। बनी, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। वैसे अपनी होने वाली बीबी की रूम में आने के लिए क्यों शर्म आनी चाहिए? इतना कहकर प्रखर ने नियति की कान को चूम लिया। वही नियति उसकी स्ट्रोंग ग्रिप देखकर थोड़ा हैरान थी। क्या प्रखर की शादी की प्रपोजल बजाय जल्द ठीक उसकी जन्मदिन के बाद रूही के लिए नहीं आनी चाहिए? तो फिर ये इंसान ऐसा क्यों कह रहा है कि वो उसकी होने वाली बीबी है? क्या कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है? क्या उसने नियति की यादों को ठीक से नहीं पढ़ा? पर्दे से ही प्रखर ने उसकी ईयरलोब पर किस किया। वो अपनी होश में आई और प्रखर को धक्का दे दिया। मिस्टर प्रखर रायजादा, क्या आप ऐसे जी खुली आंखों से हमेशा ही सपने देखते हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको मार दूं? वैसे मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं लोगों को मारने के लिए। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसकी आंखों को गौर से देखा। फिर उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, दिलचस्प, मेरी लिटिल बनी इतनी बदल गई है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने होने वाले पति को मरोगी। प्रखर उसकी और पास आकर मैग्नेटिक आवाज में बोला। तो नियति की होंठों पर स्माइल और भी बड़ी हो गई। ये प्लॉट चेंज कैसे हो गया? जो भी हो, अब मुझे तुम्हारी इन सुनहरी आंखों में बहुत दिलचस्पी है मिस्टर प्रखर रायजादा। अगर तुम वो हो जो मैं सोच रही हूँ, तो फिर इतना ही सोचकर उसकी डेविल स्माइल बड़ी हो गई। तो मिस्टर प्रखर रायजादा जो 29 साल के हैं, उन्हें मुझ जैसी 17 साल की लड़की में इंटरेस्ट है। नियति की स्माइल और भी तीखी हो गई थी। तभी प्रखर उसे झटके में बेड पर सुला कर बोला, चलो इस पोजीशन में बात करते हैं। इतना कहकर वो नियति के ऊपर आ गया और उसकी दोनों तरफ कोहनी टीका दिया। क्या ये पोजीशन परफेक्ट नहीं है? प्रखर की सिडिक्टिव आवाज और करीबी नियति की दिल में हलचल पैदा कर रही थी। नियति की आंखें छोटी हो गई तो प्रखर उसकी ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, मेरी लिटिल बनी, तुम 17 साल की हो इसलिए तो मैं रुका हुआ हूँ। तुम जब 18 साल की हो जाओगी तब हम शादी करेंगे और 15 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी। इतना कहकर प्रखर नीचे झुका और नियति की नाक पर अपने नाक से टच किया। नियति ने गहरी सांस लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। ये इंसान क्या है? क्या ये सच में उन चारों में से एक है? नियति बस यही सोच रही थी। वैसे मिस्टर रायजादा, क्या आप अपने बेटे को अकेले छोड़कर कैसे आ गए? नियति प्रखर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, पर प्रखर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना भार नियति के ऊपर छोड़ दिया और उसकी सीने पर सिर रख के बोला, क्या तुम्हें कियान की चिंता हो रही है? तुम मुझसे शादी करके कियान की मोम क्यों नहीं बन जाती हो? नियति जो इरिटेट हो रही थी, उसे कियान का ख्याल आ गया। चाहे कुछ भी हुआ हो, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। तभी पुरानी नियति की यादें उसकी दिमाग में घूमने लगी, जहां एक छोटा सा बच्चा जो कि कियान था, वो आग के बीच खड़ा मम्मी डैड चिल्ला रहा था, पर सामने दो लोग थे जो उसकी बुलाने पर भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, और कियान नीचे दो बॉडी के पास आग के अंदर ही बैठा था।
नियति के सिर में ये यादें किसी धुंधली तस्वीर की तरह चल रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर बार यही होता था। लगभग सभी यादें जो नियति की पिछली जिंदगी की थी उसके पास थी, पर ये बस एक ये यादें उसे ठीक से दिखाई नहीं देती थी, और इसे याद करके नियति को हर बार सिर दर्द होने लगता था। अभी भी उसकी सिर में ज्यादा याद करने के लिए प्रेशर देने की वजह से दर्द होने लगा था। उसकी माथे पर पसीना आ गया था। वहीं नियति को चुप देखकर प्रखर ने उसकी सीने से सिर निकालकर ऊपर देखा तो नियति के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और वो थोड़ी बेचैन लग रही थी। आपनी बनी की ऐसी हालत देखकर प्रखर भी थोड़ा परेशान हो गया। What happened बनी, क्या तुम ठीक हो? प्रखर ने प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखते हुए बोला। शायद आज पहली बार वो किसी से इतने प्यार से बात करता होगा। उसने तो कियान से भी कभी इतने प्यार से बात नहीं किया था। उसके बार बार बुलाने पर नियति अपनी होश में आई और प्रखर को अपने ऊपर से धक्का दे दिया। जब से वो कियान से हॉस्पिटल के बाहर मिली थी तब वो इसे ज्यादा याद करने की कोशिश कर रही थी, जो शायद नियति की यादों में भी नहीं था। वहीं प्रखर उसके साइड हट गया था। नियति ने उसे गुस्से से देखा और बोली, मिस्टर रायजादा, मेरे रूम से बाहर जाइए। ये कोई पार्क नहीं है जो आप जब चाहे चले आते हैं। नियति की सांसें अभी भी भारी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों हर बार वो प्रखर के सामने इतना नर्म पड़ जाती है। प्रखर ने आंखें छोटी करके उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। शांत हो जाओ लिटिल बनी, प्रखर उसकी पीठ को सहला रहा था। जिंदगी में वो पहली बार किसी को शांत करवा रहा था, पर ये लड़की उसकी लिटिल बनी थी। तभी नियति को एहसास हुआ कि प्रखर ने क्या किया। प्रखर उसकी गर्दन की नर्वस को प्रेस कर रहा था। नियति ने उसे धक्का देना चाहा, पर उसे अजीब लग रहा था। हाउ डेयर यू, नियति ने मुश्किल से इतना ही कहा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे अपनी गार्ड कैसे डाउन कर सकती थी? उसकी सेंसेस मर गए थे क्या? अगर ये प्रखर की जगह कोई दुश्मन होता तो वो मर जाती। इतनी बड़ी डॉक्टर होकर वो ऐसे केयरलेस कैसे है? नियति ने अपनी गर्दन में हाथ रखा। वो जानती थी जैसे खुद को बेहोश होने से रोकना है। वहीं प्रखर भी हैरान था। वो तो चाहता था उसकी बनी आराम से सो जाए, पर उसकी बनी ने खुद को संभाल लिया। वो हैरान तो था पर थोड़ी सेटिस्फाइड भी था अपनी बनी को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर। कम से कम अब उसे अपनी बनी को पिछली बार की तरह कैद तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है और तुम्हारे पास तो मुझे बहुत सुकून की नींद आने वाली है। इतना कहकर वो नियति को लेकर लेट गया। नियति अब बेहोश नहीं थी, फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। प्रखर ने नियति को हग कर लिया। प्रखर की मस्कुलर हॉट बॉडी और एब्स, बॉडी फ्रेग्रेंस सब नियति को अच्छे से महसूस हो रहा था, पर अफसोस इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। प्रखर ने नियति को देखा जो उसे घूर रही थी, फिर उसने अपना होंठ नियति की होंठों पर रख दिया और पैशन के साथ उसकी होंठों को चूमने लगा, जैसे अभी नियति की होंठों को खा जाना चाहता हो। वहीं नियति ने अपने होंठों को भींच लिया। ये महसूस करके प्रखर ने नियति की सीने को जोर से प्रेस किया। इस वजह से नियति की आंखें बड़ी हो गई और उसकी मुंह खुल गया। इसका फायदा उठाकर प्रखर ने नियति की मुंह में अपने जीभ को एंटर किया और नियति की पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। जब नियति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो प्रखर ने उसे छोड़ दिया। दोनों की सलाइवा दोनों के होंठ पर लगा हुआ था और इस वजह से नियति की लिप्स और भी टेम्पटिंग लग रहा था। प्रखर की सलाइवा से नियति की लिप्स गीला होकर और भी लाल दिख रहा था, जो प्रखर को फिर से उसे चूमने के लिए इनवाइट कर रहे थे। प्रखर का हाथ अभी भी नियति की सीने पर था और सहला रहा था। उसने नियति की होंठों को धीरे से सहलाया और बोला, यू नो बनी, योर लिप्स आर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, और मैं हर दिन तुम्हारी इन मीठी होंठ की रस को पीना चाहती हूँ बनी। प्रखर की आंखों में डिजाइन साफ साफ दिखाई दे रही थी। नियति को तो अब गुस्सा आ रहा था। ये इंसान तो उसकी सोच से अलग है। क्या इस इंसान के दिमाग में इस बार कोई प्रॉब्लम हो गई है? जो भी उसकी यादों में थी इस वक्त सब कुछ उससे उलट क्यों हो रहा था? प्रखर ने स्माइल किया और बेशर्मी से नियति की गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और उसे हक करके सो गया। नियति की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह के 6 बजे नियति की नींद खुल गया था। उस वक्त वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। कल उसकी पल भर की लापरवाही की वजह से प्रखर ने उसे बेहोश करने की कोशिश किया, और तो और उस इंसान ने नियति को फिर से किस किया। 8 बजे नियति अपनी प्रैक्टिस करके आए
और बात लेकर बाहर आ गई। अभी वो बाथरूम में थी और खुद को मिरर में देख रही थी। नियति की होंठों को कल प्रखर ने फिर से किस किया था, जिस वजह से उसकी होंठ थोड़ा सूज गया था। और इसमें गलती नियति की ही थी। एक टॉप लेवल की डॉक्टर और फाइटर ही कर भी उसने कैसे अपनी सतर्कता को कम किया। प्रखर की करीबी से वो इतना क्यों बहक गई? शायद इसलिए क्योंकि तब नियति की सिर में बहुत दर्द हो रहा था, पिछली जिंदगी को याद करके। नियति ने आंखें बंद करके गहरी सांस लिया और अपनी गर्दन पर देखा, जहां लव बाइट के निशान थे। प्रखर कल रात भर उसे बाहों में जकड़ कर सोया था। उसने उसे लव बाइट भी दिया था। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे प्रखर इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान को चाहे वो कितने ही स्ट्रोंग क्यों न हो, वो उससे जीत नहीं सकता था। नियति ने सिर झटका, तभी उसे याद आया कि आज तो मिस्टर एंड मिसेस शेखावत की एनिवर्सरी है। इतना सोचकर उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसे पता था आज यहाँ दोनों की सालगिरह की पूजा होने वाली थी, और पिछली जिंदगी में भी नियति यहाँ थी, पर बस फर्क इतना था कि तब नियति 19 साल की होने वाली थी और यहाँ 9 महीने से रह रही थी, क्योंकि दादाजी की तब तक मौत हो चुकी थी और दादी माँ ने नियति को घर में रहने के लिए बुला लिया था। आज से ठीक 2 दिन बाद नियति की इस घर में एंट्री हुई थी, पर वो तो यहाँ पहले ही आ चुकी थी और बाकी सब भी तो इतना जल्दी हो रहा था। नियति की यादों के हिसाब से आज के दिन यहाँ काले कपड़े पहनने को अशुभ माना जाता है, और पिछली जिंदगी में रूही ने जानबूझकर नियति से प्यार का दिखावा करके ब्लैक कपड़े पहनने को दिए थे। वो एक नॉर्मल अनारकली था, इसलिए नियति ने भी उसे खुशी खुशी पूजा के लिए पहन लिया था। पर उसे कहाँ पता था कि ये तो रूही की एक चाल थी, नियति को सबकी नज़रों में और भी बुरी बनाने की। और हुआ भी यही। नियति को काले कपड़े में पूजा में आते हुए देखकर सब गुस्से से भर गए। तब दादी माँ भी रूम से बाहर नहीं आती थी जो उसे बचा लेती, इसलिए सब नियति को भला बुरा कहने लगे कि उसने जानबूझकर यहाँ मनहूसियत फैलाने के लिए ऐसे शुभ दिन में काले कपड़े पहनकर आई है, और इसी वजह से सब उसे भला बुरा सुना रहे थे, खास करके विश्वनाथ जी के छोटे भाई की फैमिली। आज किस पूजा और पार्टी के लिए शायद हर साल की तरह उनकी फैमिली आने वाली होगी। नियति ने सबको समझाने की कोशिश किया था कि उसे पता नहीं था क्या पहनना चाहिए। वैसे भी उसने कभी फैमिली की पूजा फंक्शन अटेंड नहीं किया था, और ये ड्रेस रूही दी ने उसे दिया है, पर कौन उसकी बात पर भरोसा करता। रूही को रोते हुए झूठ बोलकर इससे निकल गई कि नियति उससे नफरत करती है, इसलिए उसकी नाम पर झूठ बोल रही है, और सबने भी बिना झिझक के रूही की बातों को सच मान लिया। फिर नियति को सबने पूजा में रहने के लिए ही मना कर दिया। नियति ने वार्डरोब से ब्लैक आउटफिट निकाला जो पूरी तरह से ब्लैक था। ब्लैक टॉप, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट, उसमें कोई दूसरा रंग नहीं था। नियति ने ब्लैक आउटफिट पहन लिया और रूम से बाहर चली गई। वो एलिवेटर के अंदर चली गई। नीचे इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था, सब हंसी खुशी बात कर रहे थे। नीचे कुछ नया चेहरा भी था, और ये सब विश्वनाथ जी की छोटे भाई की फैमिली और उनकी बहन की फैमिली के लोग थे। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। शंभूनाथ शेखावत, ये विश्वनाथ जी के छोटे भाई हैं, उम्र 70 साल, इनका भी खुद का बिजनेस है। करुणा शंभूनाथ शेखावत, ये विश्वनाथ जी की वाइफ हैं, उम्र 67 साल। भले ही इनका नाम करुणा है, पर इनके अंदर करुणा का एक कण भी नहीं है। ये बहुत घमंडी है, इन्हें तो पार्वती जी से भी जलन होती है, क्योंकि पार्वती जी के पति उनका जेठ उनके पति से भी ज्यादा अमीर हैं, पर वो ये बात किसी के सामने कभी नहीं दिखाती हैं। राजीव शेखावत, ये शंभूनाथ जी और करुणा जी की इकलौता बेटा है। उनका खुद का बिजनेस है, वो अपने डैड के बिजनेस को भी संभालते हैं, पर उनके अंदर बिजनेस स्किल नहीं है, इसलिए उन्हें अभी बिजनेस में लॉस हो रहा है। झरना राजीव शेखावत, इनकी नाम की ही तरह इनकी मुंह से हमेशा बहता है, पर पानी नहीं, बकवास ही बहता है। ये एक अमीर खानदान की लड़की है और बहू भी, इसलिए इनके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। करण शेखावत, ये राजीव और झरना का इकलौता बेटा है, उम्र 23 साल, ये भी अर्जित के साथ सेम डिपार्टमेंट में है। ये बहुत ही अय्याश है, पैसा उड़ना इनका शौक है, पर सिर्फ अपने बाप का। इन्हें कमाने से ज्यादा पैसा उड़ना पसंद है। वैसे भी उनके हिसाब से उनके पास बहुत पैसा है, और वो सब उनका ही तो है। काशवी शेखावत, ये है राजीव जी और झरना जी की बेटी, उम्र 21 साल, अभी अभी रूही की कॉलेज में उसकी ट्रांसफर हुआ है।
ये भी अपनी दादी माँ और मोम की तरह ही है, लालची, चालाक और मक्कार। अपनी फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। कौशल्या रॉय, ये है विश्वनाथ जी की बहन। उम्र 67 साल। इनकी शादी विश्वनाथ जी के एक दोस्त से हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी और वो ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहते थे। कौशल्या जी एक अच्छी और सुलझी हुई महिला थी। इन्हें नियति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये 2-3 साल में सिर्फ एक बार ही इंडिया आती थी। ब्रिजेश रॉय, कौशल्या जी के पति, ये भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका ज्यादातर बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, जो वो 1 साल बाद यहाँ इंडिया में सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं। संग्राम रॉय, ये कौशल्या जी और ब्रिजेश जी का एकलौते बेटे हैं। उम्र 47 साल। ये अपने डैड की कंपनी को ही मैनेज करते हैं और वो यहाँ अब इंडिया में रहकर काम संभालने के बारे में सोच रहे हैं। चंद्रिका संग्राम रॉय, ये संग्राम जी की वाइफ हैं। उम्र 45 साल। दिखने में खूबसूरत और उतनी ही अच्छी भी। इनके 2 बेटे हैं जो कि जुड़वा है। आकाश रॉय, ये इनका बड़ा बेटा है। उम्र 21 साल। नेचर से बहुत अच्छे हैं, सिंपल और सीरियस रहने वाले इंसान। अभी उन्होंने बिजनेस स्टडीज में एडमिशन लिया है। आदित्य रॉय, ये आकाश से बस 2 मिनट छोटे हैं, इसलिए इन्हें अपने बड़े भाई को भाई कहना पसंद नहीं है। इनके हिसाब से 2 मिनट भी कोई बड़ा होता है क्या? ये हमेशा आकाश को बड़ी कहकर बुलाते हैं और इन्हें हमेशा कॉमेडी करना पसंद है। अगर कोई इन्हें मूवी में हीरो और कॉमेडी कैरेक्टर एक साथ ऑफर करे तो ये बिना सोचे समझे कॉमेडी कैरेक्टर को चुनेंगे। अब आते हैं कहानी पर। पूजा की सभी तैयारियां लगभग खत्म हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे। जय भी अपने दादाजी और दादी माँ के साथ ही बैठा हुआ था, पर तीनों उनकी बात सुनकर बिल्कुल भी हंस नहीं रहे थे। तभी करुणा जी मुंह बनाकर बोली, सीखा, पूजा शुरू होने वाली है। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी बेटी भी हॉस्टल से घर वापस आ गई है, तो वो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या वो इतनी बेगैर और बदतमीज है कि उसे पता नहीं कि किस टाइम पर पूजा में आना चाहिए? और यहाँ रूही बच्ची को देखो, वो सुबह उठ गई है और हमारे आते ही वो हमें पहले ग्रिट करने के लिए आई। करुणा जी की बात सुनकर रूही की होंठों पर स्माइल आ गई। सबके सामने नियति कितना नीचे गिरेगी, ये उतना ही अच्छा है उसके लिए। उनकी पोती काशवी भी बोली, मैं सुना था वो लड़की कई सालों से घर वापस नहीं आई थी और जाने से पहले भी उसने रूही को हर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया था। कहीं अब भी वो वैसी ही तो नहीं है, बस दूसरों को प्रॉब्लम देने वाली। अच्छा होता अगर वो वही हॉस्टल में ही रहती। तुम अपनी ये गटर जैसी मुंह बंद रखो, सुअर कहीं की। जय खड़ा होकर गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी बहन को कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं? कैसे ये घटिया लड़की उसकी बहन के बारे में कुछ बोल सकती थी? दादाजी और दादी माँ भी थोड़ी गुस्से में थे। वहीं विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू आ गया था। वो भी चाहते थे नियति उनकी पूजा में शामिल हो, पर वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्या नियति उनकी पूजा में शामिल होगी? वो तो उनसे नफरत करती है। आपने लिए गटर की सुअर सुनकर काशबी का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से में थी, वहीं उसकी मोम, दादी माँ, बाकी सब भी गुस्से में थे। वो कुछ बोलती, तभी कौशल्या जी बोली, काशबी कहने से पहले सोचा करो। तुम नियति के बारे में ये किस तरह बात कर रही हो? वो भी इस घर की ही बेटी है और मुझे नहीं लगता है वो गलत है। गलत तो तुम हो विपुल और सीखा। तुम दोनों ने उस छोटी सी बच्ची को किसके सहारे सालों तक बाहर छोड़ दिया था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पता है उस छोटी बच्ची के दिमाग पर कितना असर पड़ रहा होगा? अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों ऐसा करोगे तो मैं उसे अपने साथ ले जाती। उनकी बात सुनकर विपुल जी बोले, आपने सही कहा बुआ जी, ये सब हमारी गलती है। हमारी गलतियों की वजह से ही हमारी बच्ची हमसे इतनी नफरत करती है। उनकी बात सुनकर बुआ जी ने गहरी सांस लिया और बोली, अब क्या फायदा है सोचकर। तभी करुणा जी बोली, पर कौशल्या, जय ऐसा कैसे कह सकता है री पोती से? क्या काशबी का यहाँ कोई हक नहीं है? वो भी तो शेखावत खानदान की बेटी है। बाकी सब चुप बैठे थे। आकाश और आदित्य भी चुप थे। ना ही उन्हें नियति के बारे में ज्यादा कुछ पता था और ना ही उन दोनों ने कभी भी नियति को देखा था। तभी एलिवेटर ओपन हुआ तो सब एलिवेटर की तरफ देखने लगे। सबके सामने एक ब्लैक सैंडल दिखाई दिया। फिर सब ने ऊपर देखा तो घरवालों को छोड़कर बाकी सब एक पल के लिए जैसे देखते रह गए। एक बेहद खूबसूरत लड़की पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में एलिवेटर से बाहर आई।
लिटिल सिस्टर यहाँ आओ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। जय ने आगे जाकर नियति की हाथ को पकड़ लिया। वो चाहता था सब उसकी लिटिल सिस्टर को देखे, और अगर कोई कुछ भी कहे उसकी लिटिल सिस्टर उनकी बोलती बंद कर दे। सब अपने होश में आए। क्या क्या ये नियति है? करुणा जी हकलाते हुए बोली। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है। नियति, रूही, नेहा और काशबी तीनों से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर इस वक्त काशबी को भी जलन हो रही थी। जैसे रूही और नेहा को फील होता था, अब ठीक वैसे ही काशबी भी फील कर रही थी। क्यों ये लड़की इतनी खूबसूरत क्यों है? उससे खूबसूरत तो रूही भी नहीं है। कहा जाए तो रूही और काशबी दोनों टक्कर के थे, दोनों ही समान भाव से खूबसूरत थे, जिस वजह से काशबी को हमेशा सेटिस्फेक्शन मिलता था। पर नियति को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नियति के सामने कुछ भी नहीं है। नियति सोफे पर पैर चढ़ाए बैठ गई। उसे किसी के ग्रिट करने का कोई इरादा नहीं था। उसे इतनी घमंडी होते हुए देखकर झरना जी तंज कसते हुए बोली, सीखा क्या? तुम्हारी बेटी ने यही सीखा है क्या? यहाँ आकर इसे सबसे पहले बड़ों को ग्रिट करके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था? इसके अंदर तो कोई मैनर्स ही नहीं है। झरना जी सीखा जी को इतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रीना पहले उनकी दोस्त थी। पर उनकी बातों का सीखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और नियति को देखने लगी। वो चाहती तो थी कि नियति सबको ग्रिट करे और सबसे यहाँ घुल मिल जाए, पर वो ये बात नियति को कह तो नहीं सकती थी। वही नियति ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तभी करुणा जी भी बोली, और ये क्या है आज जैसे शुभ दिन में कौन ब्लैक पहनता है? ये तो अपसागुन होता है, क्या किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया? नियति को अभी भी बिना भाव के देखकर झरना जी बोली, नियति क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उनकी बात सुनकर नियति की आंखें छोटी हो गई। वो उन्हें घूरते हुए बोली, मुझे क्या सुनाई देना चाहिए मेकअप से पुती डायन? मैंने बस इतना सुना कि तुम मिसेस सीखा शेखावत को कह रही थी कि उनकी बेटी के अंदर मैनर्स नहीं है। और ये सच भी है, मिसेस शेखावत की बेटी रूही शेखावत के अंदर सिर्फ मनहूसियत है, तो फिर मैनर्स कहाँ से आएगी? और इस बूढ़ी औरत ने कहा कि ब्लैक कपड़ा आज पहनना अपासगुन है। फिर वो सबकी तरफ देखकर बोली, क्या ये बूढ़ी औरत ये बात मुझसे कह रही थी? फिर हंसते हुए बोली, वेल ये कॉला मेरा फेवरेट है, और ऐसे भी मरे हुए लोगों के लिए कैसी पूजा? उनके लिए तो ऐसे ही कपड़े ठीक हैं, वेस भी मुझे इस पूजा से क्या लेना देना? उसकी बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। सब हैरानी से आंखें फाड़े नियति को देख रहे थे। नियति की बातें उन्हें शक दे रही थी। नियति क्या कह रही है? और ये बचपन की डरी हुई रहने वाली नियति ऐसे कैसे बन गई? करुणा जी, शंभूनाथ जी, राजीव और उनका पूरा परिवार यही सोच रहा था। वहीं आकाश और आदित्य ने अब इंटरेस्टिंग नजरों से नियति को देखा। वाह, वो तो सोच रहे थे सभी छोटी बहन की तरह उनकी ये बहन भी शांत और चुपचाप रोने वाली होगी, क्योंकि उन दोनों ने ही कभी बचपन से नियति को नहीं देखा था। और जब भी वो आते थे, यहाँ सिर्फ रूही और नेहा ही होते थे, जिन्हें बात बात पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। और आकाश और आदित्य को उन दोनों से इसलिए चीड़ होती थी। पर उनकी ये बहन तो डेविल निकली, जिसने उनकी छोटी मामी और झरना जी की मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर दिया। बुढ़ी औरत, मेकअप से पुती डायन, ये सोच सोच कर वो हंसना चाहते थे, पर बस खुद को हंसने से रोक रहे थे। दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये तुम बूढ़ी औरत किसे कह रही हो? और कौन मरे हुए लोग? आज तुम्हारी मोम डैड की सालगिरह की पूजा है, क्या तुम इतना भी भूल गई? करुणा जी गुस्से से भड़कते हुए बोली। तो नियति हंसते हुए बोली, ऑफकोर्स आपको कह रही हूँ, क्या आप खुद को जवान समझ रही हो? और वैसे भी मैंने सच ही तो कहा, मेरी मॉम डैड तो कब का मरकर नर्क में जा चुके हैं, वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? और मिस्टर विपुल शेखावत और मिसेस सीखा शेखावत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इनकी एनिवर्सरी में अगर अपशगुन हो तो इससे मुझे क्या? ये ब्लैक कॉलर तो सबसे बेस्ट है। जय भाई, मैं तो कहती हूँ आप भी ब्लैक ही पहनिए, ताकि आपको किसी की नज़र ना लग जाए। वैसे भी इस घर में मनहूस तो भरे पड़े हैं। ओहो, तो क्या मैं अभी जाकर चेंज करके आऊं? जय ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया। वही बाकी सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। रूही और नेहा गुस्से से दांत पीस रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि नियति उन्हें ही मनहूस कह रही है। ये लड़की किस तरह से बात कर रही है? विपुल भाई साहब और सीखा भाभी तो जिंदा है, ये कैसे उन्हें मरा हुआ कह सकती हैं?
झरना जी हैरानी से बोली। घर वाले सब चुप थे। ये देखकर उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। नियति के इतना सब कुछ कहने के बाद भी कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है। ना विपुल, ना सीखा, नीरज, सरिता, अमृत, अर्जित, बाकी दोनों लड़कियां भी पूरी तरह से चुप थी।